हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम और एससीईआरटी से बनने वाले क्वेश्चनों को देख रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इससे पहले हम एक वीडियो में आधे चैप्टरों को कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरी यूनिट को लिया है, यानी अब पहली इकाई या यूनिट हम ख़त्म कर चुके थे पहली वीडियो में। आज हम दूसरी यूनिट को ले रहे हैं, जिस यूनिट में हमारे 4 से 5 चैप्टर कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 को हम इसमें ले रहे हैं। 10th क्लास की आपकी एससीईआरटी है ये। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल का महत्व व उपयोगिता निम्न कारणों से होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ए, प्यास बुझाने के लिए, 2, त्वचा को कोमल बनाने के लिए, 3 जो है यानी सी जो है वो है पाचक रसों को तरल बनाने के लिए, तीनों कारणों से। तो यहाँ पर उपयुक्त जो रहता है वो तीनों ही कारण हैं बेसिकली। जल के अगर ये जल हमें ना मिले तो ये तीनों ही इसके जो लॉ हैं या कहें कि जो कार्य हैं वो बाधित हो जाते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल की वैल्यू जब पता पड़ती है जब हमें जल ना मिले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अब तक पहली यूनिट के क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये 10th क्लास की एससीईआरटी की किताब है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास की है। तो आपके में जब अगर बात की जाती है टीजीटी की तो आपके में 10th क्लास तक का सिलेबस कवर होगा, ये 100% है। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, तो वो रहेगा तीनों ही कारणों से। इसलिए 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको कवर करनी ही चाहिए, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल निम्न में से क्या है। देखिए आप अपने सिलेबस से भटके नहीं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन खूब करें, प्रैक्टिस खूब करें, बट आपके सिलेबस के अंतर्गत रहते हुए जल निम्न में से क्या है। तो जल एक यौगिक है। ठीक है, जल एक यौगिक है। यौगिक हम जल को क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जल में एक निश्चित मात्रा में, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं पे, तो जल में एक निश्चित मात्रा में, जहाँ पे पूछा जाएगा जहाँ पे रिटन का एग्जाम होता है, तो जल में एक निश्चित मात्रा में या कहें निश्चित अनुपात में चीज़ें मिलाई जाती है। इसलिए जल क्या है, यौगिक है, मिश्रण नहीं है। मिश्रण में जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता, या कहें जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है, बट यौगिक में मात्रा निश्चित होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे जल का रासायनिक सूत्र है H2O। तो यहाँ पे अगर जल के रासायनिक सूत्र की बात की जाती है, जो H2O यानी हाइड्रोजन के इसमें 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो इसलिए यहाँ पे यौगिक है, ये निश्चित मात्रा निश्चित है। सबसे शुद्ध व उत्तम जल कौन सा होता है। तो जो वर्षा का जल होता है इसको हम सबसे शुद्ध जल कहते हैं, और ये सबसे उत्तम जल भी होता है क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होता है। गंडक का झरना कहाँ पाया जाता है। तो ये देहरादून में पाया जाता है, याद रखिएगा। कुएं के पानी को शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इससे हम कुएं के पानी को शुद्ध करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है। तो यानी कितने जल की, तो 140 लीटर की आवश्यकता होती है। औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है। तो 140 लीटर की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के द्वारा 140 लीटर पानी यूज़ करा जाता है। कुएं का जल शुद्ध करने के लिए डालते हैं। तो कुएं का जल हम कब शुद्ध कर पाएंगे, जब उसमें क्या डालेंगे, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो उसमें डालेंगे यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट। जल दूषित कैसे होता है। तो याद रखेंगे ये जल दूषित कैसे होता है। तो यहाँ पे हाथ की गंदगी से, पात्र की गंदगी से, और यहाँ पर कुएं की गंदगी से, उपयुक्त सभी से। जल रक्त को बनाए रखता है। तो यहाँ पे जल रक्त को क्या करता है, तो तरल बनाए रखता है। याद रखिएगा अगर जल ना हो तो रक्त का जो आपका तरल है, लिक्विड फॉर्मेट है, वो नहीं बनेगा। तो ये तरल बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे दूसरे चैप्टर से हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको कराने का उद्देश्य यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल कैसा होता है। तो भाई शुद्ध जल की अगर बात की जाती है तो ये कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है। याद रखिएगा शुद्ध जल पारदर्शी, रक्तहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है।
मैंने किसी वीडियो में आप सबको कराया है जब जल से पूरी श्रृंखला दी थी एनसीईआरटी की किसी बुक से। आधुनिक युग में पानी को शुद्ध करने के यंत्र को कहते हैं तो आपने देखा होगा हेमा मालिनी ऐड लाती हैं, वो है एक्वागार्ड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नगरों में जल को शुद्ध करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो अगर नगर है और उनमें हमें जल को शुद्ध करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नगरों में जल को शुद्ध करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नगरों में जल को शुद्ध हम किस मेथड से करते हैं? क्लोरीन के द्वारा। आधुनिक युग में पानी को शुद्ध करने का यंत्र कौन सा? एक्वागार्ड, जिसको हेमा मालिनी ऐड लाती है, याद रखेंगे। आसवन द्वारा शुद्ध किए जाने वाले जल को कहते हैं। तो जो आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है उसे आशुद्ध जल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल का नाम है शुद्ध, यहाँ पे याद रखिएगा वो हो जाएगा अशुद्ध जल। ठीक है, आसवन विधि अशुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। तो भाई जल अगर आप अशुद्ध पीते हैं तो आपने देखा होगा बरसात के टाइम में मूसली हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका अशुद्ध जल से होने वाला रोग जो होता है वो हैजा होता है, ये अशुद्ध जल से होता है। अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? तो वर्षा ऋतु में जो है आपका अतिसार अधिक फैलता है। अगर बात की जाए अशुद्ध जल से होने वाले रोग के बचाव के लिए जल को उबालकर पीना चाहिए। याद रखिएगा, अगर अशुद्ध जल से मतलब रोग फैल रहे हैं तो क्या करना है? जल को उबालकर पीना है। मक्खी के द्वारा फैलता है। तो मक्खी के द्वारा क्या फैलता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मक्खी के द्वारा जो फैलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको याद रखिएगा, उसको हैजा कहा जाता है। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हैजा हो जाएगा। ठीक है, मक्खी के द्वारा या मक्खियों द्वारा एक ही रोग फैलता है, वो है हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण जनजीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, अगर पर्यावरण की बात की जाएगी तो ये तीनों ही तरह से, व्यवहार को, विचारों को और आपके मानव के कार्यों को। आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों को। ठीक है, हमारे विचार, हमारे भाव और हमारा व्यवहार हमारे पर्यावरण की देन है, मानव के कार्यों को। पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये जनसंख्या है। मुख्य कारण पूछा है तो एक ये होता है, मुख्य कारण हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि अगर मुख्य कारण नहीं होता तब होते हैं अधिक कारण, एक से ज़्यादा। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो याद रखेंगे क्या आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण के लिए? तो जनता की जागृति या जनता में जागरूकता जो है पर्यावरण को बचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो वो 5 जून को हम क्या करते हैं? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीचे के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिल ही जाएंगे। अगर बात की जाए डिप्थीरिया किस आयु के बच्चों को होता है? तो याद रखेंगे डिप्थीरिया ऐसा रोग है जो बेसिकली किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। अब इसमें आयु वर्ग की बात की जाएगी तो ये किस आयु वर्ग के बच्चों को? तो ये 10 वर्ष तक के बच्चों को होता है। छोटी माता निम्न जीवाणुओं से फैलता है। तो यहाँ पे छोटी माता को अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा डर्मोटॉपिक वायरस के द्वारा छोटी माता फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका है उसमें
हम तपेदिक रोग के बचाव के लिए लगाते हैं। टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है टेकवेक का टीका लगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे टिटनेस के लिए है बैंक तो नहीं भूलेंगे, इसलिए याद रखिएगा टेडबैक। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायु के संपर्क में आने से कौन सा रोग फैलता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे वायु के संपर्क में आने से हमारा जो रोग फैलेगा वो हो जाएगा यहाँ पे चेचक। ठीक है, चेचक क्या है? वायु के संपर्क में फैलता है। निम्नलिखित विषाणु जनित रोग है जिसमें विषाणुओं के द्वारा मतलब रोग फैलता है, वो कौन सा रोग हो जाता है? तो वो छोटी माता। क्या है? ये विषाणु जनित रोग है, छोटी माता। नेक्स्ट देखते हैं, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो यह हो जाता है हमारा पेचिस। ठीक है, यानी विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेचिस। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, विषाणु द्वारा कौन सा रोग फैलेगा? तो याद रखेंगे पेचिस फैलता विषाणु के द्वारा। टाइफाइड को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो अगर टाइफाइड की बात की जाती है तो इसे मोती जरा भी कहते हैं, इसे म्यादी बुखार भी कहते थे, यहाँ पे आंतरिक ज्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये हड्डियों में फूट के निकलता है। तो इसको तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो आज हमने यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है। देन आने वाली श्रृंखला हमारी यूनिट 3 की होगी। तो यूनिट 2 में हमारे 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टरों के हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लिए। क्लास 10th की एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सफलता के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा, तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे अगर नोटिफिकेशन आपको भी मिले। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। तो दोनों की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। आगे वाला सेशन हमारा यूनिट 3 रहेगा, जिसमें हम वस्त्र विज्ञान को देखेंगे। तो आने वाले सेशन के लिए, तब तक के लिए हमें धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।